हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज एंड हम कंटिन्यू करेंगे अपने इंटरनल सिक्योरिटी के मेंस के PYQs के साथ. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. देखो, साइबर सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट थीम. पहले भी क्वेश्चन मैंने एक साइबर सिक्योरिटी पे कराया है, दोबारा भी आ सकता है क्योंकि ये एक एमर्जिंग थीम है ना. आजकल जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर ही आपको सबसे ज़्यादा थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, तो एमर्जिंग थीम है, तो इसीलिए दोबारा आने का चांस भी है इसका. देखो, अब इंट्रोडक्शन देखो, यहाँ पे पूछा एक तो साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट्स बताने हैं, दूसरा साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि क्या इंडिया ने एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक स्ट्रैटेजी अच्छी डेवलप कर ली है या नहीं करी है. देखो, विद 900 प्लस मिलियन इंटरनेट यूजर्स एंड रैपिड डिजिटाइजेशन, CERT-In reported a 24% rise in cyber incident in 2023. ठीक है, आप देखो 900 मिलियन प्लस इंटरनेट यूजर्स हैं और डिजिटाइजेशन हो रही है, इसकी वजह से 2023 में 24% राइज देखा गया साइबर इंसिडेंट्स के अंदर. अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहला होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जहां पर जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो CIA का एक ट्रायड है, 3 चीजें इंश्योर करनी होती है जब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है. सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी मेंटेन की जाए, दूसरी उसकी इंटेग्रिटी, और तीसरा इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी. तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर करनी होती है. सेकेंड है नेटवर्क सिक्योरिटी. जब भी आपको नेटवर्क प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मैलवेयर हो गया और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये वाली चीज. तीसरा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मतलब आप कोई भी ऐप यूज करते हैं उसको आपको सिक्योर करना होता है फ्रॉम SQL इंजेक्शन और रैंसमवेयर. रैंसमवेयर को लेके बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आप जनरली गूगल पे सर्फ कर रहे हैं, सडनली आपके सामने एक पूरा का पूरा एक वेबसाइट सी खुल जाती है और उस पर बोला जाता है क्योंकि आपने पोर्नोग्राफिक साइट या फिर कुछ भी चला दिया है, इसीलिए आपको साइबर सेल को 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं देंगे तो आपको पुलिस उठाकर ले जाएगी. तो रैंसमवेयर क्या होता है, जब जहां पे पैसे मांगे जाते हैं, तो ये वाला. फोर्थ है क्लाउड सिक्योरिटी. आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर्ड होता है उसको सिक्योर करना जरूरी है ताकि डेटा ब्रीच ना हो पाए. ठीक है. नेक्स्ट है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये पहले भी बात की गई है, जो देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करना है. पावर ग्रिड्स हो गए, टेलीकॉम हो गया, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सिस्टम, न्यूक्लियर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद है एंड यूजर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको ह्यूमन एरर्स बचाने. फिशिंग क्लिक हो गया, वीक पासवर्ड हो गया, जिसकी वजह से ज्यादातर ब्रीचेस होते हैं. आप है ना, आप फिशिंग क्लिक है, आपने कोई भी आपके सामने कोई भी एक पॉपअप आया, आपने गलती से उस पर क्लिक कर दिया, वो आपको कहीं और ले गया. ठीक है. वीक पासवर्ड है जिसकी वजह से मैक्सिमम ब्रीचेस होते हैं, ये वाला. फिर है इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर रिकवरी. अगर हो गया है तो ताकि इंसान सही जगह पर जाके उसको रिपोर्ट करे. सर्टेन है साइबर फॉरेंसिक्स इंश्योर करते हैं कि डिटेक्ट सही हो, लोग रिस्पॉन्स सही करें और रिकवर हो जाए. ठीक है. रेगुलेटरी मेजर्स, IT एक्ट है, सर्टेन की गाइडलाइंस है, और प्रपोज डिजिटल इंडिया बिल है. अब हम देखते हैं कि इंडिया के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में क्या क्या गैप्स है. सबसे पहले है कि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की कमी है, एब्सेंस है, कि आपको एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नेशनल लेवल पर एक ड्राफ्ट करनी चाहिए, जिसको अभी तक भी अडॉप्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज हैं. फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज मतलब आपने डिजिटल के लिए अलग, IT के लिए अलग, पता नहीं अलग अलग 75 टाइप की तो आपने पॉलिसीज और एक्ट्स बना रखे हैं. जब तक एक नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक बिखरा हुआ ही रहेगा सब कुछ. दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फ्रैगमेंटेशन. पहले आपने दिखाया कि आपकी पॉलिसी फ्रैगमेंटेड है, मल्टीपल पॉलिसीज हैं, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी फ्रैगमेंटेशन है. ये तो हर जगह ही है कि मल्टीपल एजेंसीज हैं, जैसे सर्टेन हो गया, NTRO हो गया. अब ये सारे के सारे साइलॉज में कंपार्टमेंटलाइज होकर ऑपरेट करते हैं. जब तक साथ में सिंक्रोनाइज होकर काम नहीं करेंगे, अब और फिर उसके ऊपर से साइलॉज में अगर ऑपरेट करते हैं, इनका मैंडेट भी ओवरलैप होता है, जहां पर फिर वही जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम होती है कि ये तो हमारे मैंडेट में आता है, ये तुम्हारे मैंडेट में आता है, कोऑर्डिनेशन वीक पड़ती है, ये प्रॉब्लम है. तीसरा है स्किल्ड वर्कफोर्स शॉर्टेज. इंडिया के पास मेजर लेवल पर स्किल्ड साइबर एक्सपर्ट्स की शॉर्टेज है, यहाँ पे प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है. 1 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी है देश को, जिसकी वजह से आपकी जो कैपेसिटी है एनफोर्स करने की लॉ, वो भी लिमिटेड है क्योंकि आपके पास साइबर प्रोफेशनल्स नहीं है. फिर है आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क. IT एक्ट 2000 का बना हुआ है, 2026 में खड़े हैं आप, आउटडेटेड हो चुका है, और AI
ड्रिवन जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपने एड्रेस ही नहीं कर रखी। ब्लॉकचेन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, इनसे रिलेटेड नए थ्रेड्स जो हैं उस एक्ट के अंदर जो 2000 का बना हुआ है उसमें है ही नहीं। और साथ ही साथ जो आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें प्राइवेसी से रिलेटेड नॉर्म्स हैं 2023 वाला, उसकी भी इन्फोर्समेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है आपकी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस। आप जो हैं हेवीली रिलाई करते हैं कि आप जो बाहर से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी भी है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम जहां से आप सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी उस देश के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम हुई, आप सप्लाई चेन इंश्योर नहीं कर सकते फिर। और अगला है वीक इंटरनेशनल एंगेजमेंट। इंडिया ने अभी तक बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम को ज्वाइन नहीं करा है। साथ साथ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साइबर डिप्लोमेसी भी लैक करते हैं हम एनवायरनमेंट की बात करने चल पड़े हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे बात हो रही है, एआई पे भी बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ कि एआई का लेवरेज कैसे लेना है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को लेके अभी भी उतनी ज्यादा सीरियसनेस नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए देश के लिए, एग्जामिन करना है तो वे फॉरवर्ड बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक एस्टैब्लिश करें आप नेशनल साइबर कमांड। नेशनल साइबर कमांड मतलब वो जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन का इशू है, ओवरलैपिंग मैंडेट का, उसको डील करें ताकि सिविल एजेंसीज और ये सब लोग आपस में काम कर सके। साथ साथ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्किल मिशन शुरू करें। आपने स्किल इंडिया शुरू किया था, साइबर सिक्योरिटी स्किल मिशन, क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल्स की कमी है 1 मिलियन लोगों की, तो साइबर प्रोफेशनल्स बनेंगे। उसके बाद आप एआई बेस्ड प्रिडिक्टिव थ्रेट डिटेक्शन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रिडिक्ट करवाएं कि और कौन से साइबर थ्रेट्स इमर्ज हो सकते हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, आईओटी से रिलेटेड, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें और अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज बनाएं। फिर उसके बाद है एक्सेशन टू बुडापेस्ट कन्वेंशन साइन कर लीजिए, और जो भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं G20 ब्रिक्स वगैरह वाले फोरम्स पे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात होनी चाहिए, और मैंडेटरी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयरफॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव है ना, नेशनल लेवल पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव होने से पहले, ऐसा नहीं है क्यूरेटिव नहीं, प्रोएक्टिव, इसीलिए ऊपर बोला है प्रिडिक्टिव, एआई प्रिडिक्टिव पॉलिसीज देख लीजिए आप, प्रोएक्टिव, रेगुलरली अपडेटेड स्ट्रैटेजी। वो 2000 वाली नहीं चलेगी, है ना, नए वाले एआई और ब्लॉकचेन वाले जो है आपको डील करने पड़ेंगे, तो रेगुलरली अपडेटेड स्ट्रैटेजी जरूरी है अगर आपको डिजिटल थ्रेट्स जो आ रहे हैं नए नए उससे डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 15 मार्क का क्वेश्चन है, 2021 का सवाल है। एनालाइज मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोला है कि एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स एज इन कोई कंट्री, ठीक है, और नॉन स्टेट एक्टर्स एज इन कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी हो गया, वो कैसे मल्टी डायमेंशनल इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पोज कर रही है इंडिया के लिए, और उनके लिए मेजर्स भी बताने हम इन्हें कैसे काउंटर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन सिंपल सा है कि इंडिया जो है, हमें पता है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के तौर पे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, टू सम एक्सटेंट नॉट लार्जली बांग्लादेश हो गया, और नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं। इसकी वजह से हमें कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर स्ट्रैटेजी ड्रॉ करनी पड़ेगी, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली अपने आप को मॉडर्नाइज भी करना पड़ेगा। पहले देखते हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स से क्या प्रॉब्लम आ रही है। टेरिटोरियल एग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स मतलब यहाँ पे किसी कंट्री की बात हो रही है। सबसे पहले देखने को मिलता है टेरिटोरियल एग्रेशन एज इन लैंड ग्रैबिंग, ठीक है, फॉल्स क्लेम्स, जो सबसे ज्यादा चाइना यूज करता है। चाइना ने गलवान वैली हो गया आपका, चाइना ने गलवान वैली हो गया, 5 फिंगर्स की जो पूरी प्लेसमेंट है वहां पे कन्फ्रंट किया था, डोकलाम पे प्रॉब्लम हुई थी। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट पे फॉल्स क्लेम किया था। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले रखा है। नेपाल जो हो गया उस पे काला पानी पे डिस्प्यूट हुआ था। ये क्या है, पूरा का पूरा टेरिटोरियल एग्रेशन की ये जमीन हमारी है, ठीक है। दूसरा है साइबर वॉरफेयर। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 1.5 मिलियन साइबर अटैक्स टारगेट किए गए थे ओवर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। फिर प्रॉक्सी सपोर्ट, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो दिखाती नहीं है, लेकिन पीछे से बैठकर फंडिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सेफ हैवन्स प्रोवाइड करना हो गया, प्रॉक्सी सपोर्ट करती हैं। ओपन लेवल पर नहीं आती, नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट नहीं मिलेगा फिर आपको। ये सबसे ज्यादा कौन करता है आप समझ गए होंगे, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के थ्रू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैठ के सपोर्ट करता है।
उनकी फंडिंग हो गई, कुछ भी हो गया, आपको पता है इनके जितने भी जो हेड्स हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत फेमस मसूद अजहर जैसे, प्रॉक्सी सपोर्ट अगर मैं बोलूं टू सम एक्सटेंट चाइना ऑल्सो डज दैट, बिकॉज जब यूएन लेवल पर उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने की बात आती है, चाइना अपना वीटो पावर यूज करके मना कर देता है वहां पर। तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है कि फंडिंग दे दिया, सेफ हेवन भाग कर आ गए, कैंप्स जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो सेटल कराते हैं। इकोनॉमिक सबवर्जन, स्टेट स्पॉन्सर काउंटरफीटिंग ऑपरेशन, नकली नोट छापना, काउंटरफीटिंग मेजर्स जो मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, और फिर इंडिया की इकोनॉमी को फेक करेंसी नोट से फ्लड करना। फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये बड़ा खतरनाक है। आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है। मिस इन्फॉर्मेशन अगर फैली तो आपके देश में बिल्कुल इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस पर हमला, इलेक्शंस पर, सोशल कोहेशन जो आपकी ब्रदरहुड है उस पर पूरा हमला हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है ना, झूठी अफवाहें फैलवा देना, ये हो रहा है देश में, ये हो रहा है, हेट स्पीचेस फैलाना, ये सब। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर। सबसे पहला है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये आपको पता ही है, मल्टीपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और बहुत सारी हैं। अभी जो पहलगाम हुआ उसमें नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया था, ठीक है, उरी अटैक, पठानकोट, पहलगाम, 26/11, बतेरे, हमारे बहुत टेररिस्ट अटैक्स हैं। ट्रांसनेशनल क्राइम, हमारे देश में ड्रग्स का, नारकोटिक्स का इशू इसीलिए प्रॉक्सिमिटी है टू द गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रीसेंट, पहले भी बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग और नारकोटिक्स बहुत इजी है। आर्म स्मगलिंग, बहुत सारे गैंग्स बने हुए हैं, बहुत सारे वेपन ट्रैफिकिंग ग्रुप्स बने हुए हैं, बांग्लादेश म्यांमार में काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सप्लाई करते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। पोरस बॉर्डर्स, वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स नहीं है, प्रॉपरली फेंस्ड नहीं है, पोरस बॉर्डर्स सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कराते हैं, सबसे ज्यादा बांग्लादेश में, हमें बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे ये देखने को मिलता है। काउंटर मेजर्स की बात करें, सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, मतलब फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग करनी जरूरी है। थर्मल इमेजिंग, एज इन रात को जब कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स जो हैं वो बहुत ही डाइवर्स लेवल के हैं। जैसे पीओके में मैंने पहले भी बताया, छोटे छोटे नाले हैं, जंगल है। आप गुजरात में चले जाएं तो वहां पर आपका क्या कहते हैं, वो सॉल्टी मार्शी एरिया है, कभी डेजर्ट है, कभी पहाड़ है। तो थर्मल इमेजिंग क्या करती है, जब कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है बॉर्डर, हीट डिफरेंसेस से विद द सराउंडिंग पता चल जाता है कोई इंसान यहाँ से गुजर रहा है। ड्रोन सर्वेलेंस हो गया, नाइट विजन कैमराज हो गए, ये सब कुछ। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, वही है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन करनी बहुत जरूरी है। क्वाड का सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो हो रखा है आपका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, यूएनएससी में यूएन को रिकॉग्नाइज टेररिस्ट बनवाएं, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डालें, ये सब भी कर सकते हैं आप। इंस्टीट्यूशनली स्ट्रेंथन करें, फंड्स ढंग से एलोकेट करें, डिजिटाइज, आई वुड से एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करें, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को अच्छे से वेल इक्विप्ड कर दें टू डील विद ऑल ऑफ दी प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये है इतना। फिर उसके बाद अगर कंक्लूजन की बात करें, देयरफॉर एड्रेसिंग दीज मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स, अगर हम एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट को मिला के देखें तो मल्टीपल लेवल्स पे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो हमें जो है मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स कैप्चर करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रोबस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ड्रॉ करना पड़ेगा, वाइल मेंटेनिंग अ डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक वैल्यू को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। आप चाहें तो कंक्लूजन के अंदर प्रॉपर अपने लिए एक्रोनिम्स भी बना के रख सकते हैं, और उन एक्रोनिम्स को वे फॉरवर्ड में भी यूज कर सकते हैं और कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा कंटेंट का वैल्यू एडिशन लगेगा, बट अगर आप अपने लिए करके रख लेंगे, एज इन देखो यहाँ पर तो हम इतने सारे सालों का कर रहे हैं ना, लेकिन जब आप पेपर देंगे तो वहां पर तो क्या होगा, GS3 का पार्ट इंटरनल सिक्योरिटी, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन, 4, 2 15 के, 2 10 नंबर के, सीधी सीधी मैथ्स है। तो आपको अगर पता है भाई टेररिज्म पर ऐसा तो है नहीं 2 सवाल आ जाएंगे, टेररिज्म पर या साइबर सिक्योरिटी पे 2, एक थीम पर कोई एक ही सवाल आने का चांस है। यू कैन मेक योर एक्रोनिम्स हर एक थीम के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी थीम के लिए आप अपना एक एक्रोनिम ड्रॉ कर ले वे फॉरवर्ड के लिए, आप इजीली उसे याद कर सकते हैं, एक पेज पे बना के रख लीजिए, एक पेज पे डायग्राम्स बना के रख लीजिए, एंड यू विल बी डन, ठीक है। So thank you so much. We'll meet in the next session where we will continue with our internal security questions. Thank you so much.